नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के जिस बड़े फैसले के बाद सीजेआई गवई और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक टकराव उत्पन्न हो गए, अब उस विवाद में हाईकोर्ट ने तहलका मचा दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर ब्रेक लगा दिया जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर की मनमानी पर लगाम कसी गई थी और राष्ट्रपति तक के लिए समय सीमा तय की गई थी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को डीम्ड एसेंट यानी मानी गई मंजूरी दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। इससे सीजेआई बीआर गवई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच चल रहा संवैधानिक टकराव और भी गहरा हो गया है। क्या हाईकोर्ट ऐसा कर सकता है? वकीलों ने इसका विरोध किया तो जज भड़क उठे, तीखा तीखा जवाब दिया है। तो आइए ताजा अपडेट्स के साथ इस मामले की तह तक आपको ले चलते हैं। 21 मई 2025 की देर शाम मद्रास हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश की जुडिशरी में हड़कंप मचा दिया। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायणन ने इस तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिसूचित 10 कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। ये वही कानून हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को डीम्ड एसेंट यानी मानी गई मंजूरी के तहत वैध करार दिया था। इन कानूनों का मकसद था विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर से छीनकर राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री को देना, चूंकि गवर्नर के क्रियाकलाप से वहां की सरकार तंग आ चुकी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा यह संशोधन यूजीसी नियमों के खिलाफ हैं, जो वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार चांसलर यानी गवर्नर को देते हैं। कोर्ट ने इसे संवैधानिक ढांचे और शिक्षा को राजनीति से मुक्त रखने के सिद्धांत के खिलाफ बताया। यह अंतरिम रोक एक वकील के वेंकट चलपति की जनहित याचिका पर लगाई गई, जिसमें इन संशोधनों की वैधता को चुनौती दी गई थी। तमिलनाडु सरकार के वकील सीनियर काउंसिल पी विल्सन ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश की समीक्षा करने जैसा है, जो कि निचली अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, यह दावा बेतुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रहे हैं। हम जुडिशियल अनुशासन में यकीन रखते हैं। हमारा काम इन संशोधनों की संवैधानिकता की जांच करना है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि जज छुट्टी पर हो सकते हैं, लेकिन अदालतें छुट्टी पर नहीं होती। मतलब यह कि हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की तंज भी कसा है। उनका कहना है न्याय हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार के एडवोकेट जनरल रमन ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह नहीं दिखाया है कि संशोधन यूजीसी विनियमों के साथ कैसे असंगत है। उन्होंने कहा कि यूजीसी विनियम यह निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि कुलाधिपति अनिवार्य रूप से राज्यपाल ही होने चाहिए, यानी चांसलर विवाद पर उन्होंने एकदम से एक अलग ही सफाई पेश की। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह भी है कि बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति बने हुए हैं और इसको लेकर गवर्नर ने उस बिल पर मंजूरी दी थी, तब कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ था। इस फैसले ने न सिर्फ तमिलनाडु सरकार को झटका दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच चल रहे संवैधानिक टकराव में नया मोड़ ला दिया है। तो निश्चित तौर पर अब हम बात करेंगे उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिसने इस पूरे विवाद की नींव रखी है। 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु बनाम गवर्नर मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर आर.एन. रवि पर 2020 से 10 विधेयकों को लटकाने का आरोप लगाया था।
यह विधेयक विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए गवर्नर की शक्तियों को सीमित करते थे। इसके अलावा भी कई विधेयक थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना था। कोर्ट ने गवर्नर के निष्क्रियता को पॉकेट वीटो करार दिया और इसे असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए इन 10 विधेयकों को 18 नवंबर 2023 से मंजूर माना, यानी डीम्ड असेंट। साथ ही कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की। गवर्नर को विधेयक मिलने पर 1 महीने में मंजूरी देनी होगी या राष्ट्रपति को भेजना होगा। अगर विधेयक बिना मंत्री परिषद की सलाह के राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को भी 3 महीने में फैसला लेना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। और यह भी कहा गया अगर विधानसभा दोबारा विधेयक पास करती है तो गवर्नर को 1 महीने में मंजूरी देनी होगी। इस फैसले ने गवर्नर की मनमानी पर लगाम लगाई, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे खफा हो गई। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने अनुच्छेद 143(1) का प्रयोग किया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में 14 सवालों के साथ एक संदर्भ उन्होंने भेजा, जिसमें डीम्ड असेंट की वैधता और समय सीमा पर सवाल उठाए गए। इसने सीजेआई बी.आर. गवई और राष्ट्रपति के बीच एक संवैधानिक टकराव को जन्म दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर या राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रतिस्थापित कर सकता है? यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले ने सवाल उठाया है, क्या एक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हाईकोर्ट का मूव यहां जरा स्मार्ट है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधे चुनौती नहीं दी, बल्कि उन संशोधनों की संवैधानिकता पर सवाल उठाया जो यूजीसी नियमों के खिलाफ हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह संशोधन शिक्षा को राजनीति से मुक्त रखने के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। लेकिन तमिलनाडु सरकार के वकीलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में दखल बताया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 400 पेज के विस्तृत फैसले में इन विधेयकों को मंजूरी दी थी और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप उस फैसले को कमजोर करता है। जस्टिस स्वामीनाथन ने इस पर तल्ख टिप्पणी की, भड़क गए। उन्होंने कहा हमें जुडिशियल अनुशासन की सीख की जरूरत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा काम संशोधनों की वैधता की जांच भी तो करना है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के संदर्भ के कारण सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब फिर से होगी, मतलब हियरिंग्स अभी बाकी हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देता तब तक इन संशोधनों पर रोक जरूरी है। इससे गवर्नर के पास वाइस चांसलर नियुक्त करने का अधिकार अभी बरकरार है। यह मामला अब सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे और संघवाद की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य सरकारों को मजबूती देता है, लेकिन हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश गवर्नर की शक्तियों को फिर से मजबूत कर देता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने उनकी रणनीति को झटका दिया है। दूसरी ओर राष्ट्रपति का संदर्भ सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसका फैसला इस पूरे विवाद को नई दिशा देगा। क्या डीम्ड असेंट की अवधारणा संवैधानिक है? क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और राष्ट्रपति की शक्तियों पर समय सीमा लगा सकता है? यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के भी सामने है। कानूनी विशेषज्ञों का क्या कहना है? वो मानते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट को सीधे चुनौती नहीं देता है, लेकिन यह जुडिशरी के भीतर एक नई बहस को जरूर जन्म दे देता है। क्या निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच कर सकती है? यह सवाल इस मामले को और जटिल बनाता है। तो साथियों, यह थी तमिलनाडु के इस संवैधानिक ड्रामे की पूरी कहानी।
मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डिम्ड असेंट वाले फैसले पर सीधा वार तो नहीं किया, लेकिन संशोधनों की वैधता पर सवाल उठाकर एक नया तहलका मचा दिया। जजों के तीखे जवाब ने वकीलों को चुप करा दिया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कमजोर करता है? अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई होगी। क्या तमिलनाडु सरकार अपनी ऐतिहासिक जीत बरकरार रख पाएगी, या गवर्नर और राष्ट्रपति की शक्तियां फिर हावी होंगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।